तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में वक्फ बोर्ड ने एक पूरे के पूरे गांव को सर्वे कराकर अपनी संपत्ति घोषित करवा दिया। अब अगर वहां के लोगों को अपनी जमीन बेचनी भी है तो उसके लिए भी उन्हें वक्फ बोर्ड के एनओसी की जरूरत है। ये सारा का सारा खेल हुआ एक 1995 के एक्ट के बेसिस पे। आइए जानते हैं कि ये कौन सा एक्ट है जो भारत में दोबारा से मुगल सल्तनत के लौटने के दरवाजे खोलता है। वक्फ के नाम से भारत के संविधान में कहीं एक शब्द नहीं है। पिछले 4-5 सालों से चिल्ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड इस समय पूरे देश में कब्जा कर रहा है बहुत सारी संपत्तियों पे। Hundreds of villagers, a majority of them Hindus, living in 6 Hindu-dominated villages in Tamil Nadu's Trichy area, are in a state of shock. இருந்திருந்தா எங்க பேர்ல எல்லாம் வராது இல்லீங்களா, எங்க பேருக்குலாம் வந்துருச்சு. அப்படி இருந்து எப்படி சார் அது அவங்களுக்கு சொந்தமா ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 1954 में बने वक्फ एक्ट को अमेंड किया, जिससे वक्फ बोर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। इस एक्ट की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ज्ञानवापी हियरिंग के टाइम जो मुस्लिम पक्ष था उसने सिर्फ 2 एक्ट्स का हवाला दिया था। पहला तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और दूसरा 1995 का वक्फ एक्ट, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे थे कि ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो वक्फ की संपत्ति है, जिसकी वजह से इसका जो ट्रायल है वो सिविल कोर्ट्स में नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को ये इजाजत देता है और अधिकार देता है कि वो किसी भी जमीन को खुद ही सर्वे करा के वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। क्यों भाई, तुम कोई अश्वमेध का घोड़ा दौड़ा रहे हो क्या? जहां तक घोड़ा गया वहां तक तुम्हारी जमीन हो जाएगी। अब इसमें कंपैरिजन समझिए। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाई यही नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जिसमें उसने क्या किया, उसने ये कहा कि जितने भी हिंदू मंदिर 1947 से पहले तोड़ दिए गए उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई, अब उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट खड़ा नहीं हो सकता। उसके ऊपर जो तुम्हारा अधिकार है उसके ऊपर भी तुम अपना आवाज नहीं उठा सकते। पर 1995 में ये सरकार वक्फ एक्ट बना के ये अधिकार दे देती है कि तुम्हें जितनी जमीन हड़पनी है हड़पो इलीगली, और हम उसके ऊपर तुम्हें लीगल प्रोटेक्शन देंगे। अगर आप इस बात से डिसएग्री करते हैं कि आपकी जो जमीन है वो वक्फ की जमीन नहीं है, तो आपको इसके लिए सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, इसके लिए आपको ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। अब ट्राइब्यूनल के साथ प्रॉब्लम समझिए क्या है। मान लीजिए आप कर्नाटक में रहते हैं, बेलगांव में रहते हैं, शिवमोगा में रहते हैं, तो जो ट्राइब्यूनल है वो तो सिर्फ बैंगलोर में ही होगा, तो आपको वहां से बैंगलोर जाना पड़ेगा। अब जो आदमी जिसके पास थोड़ी बहुत रिसोर्सेज हैं वो तो ये सब खर्चा करके जा सकता है, पर मान लीजिए कोई छोटा किसान है तो वो इतनी कहाँ मेहनत करेगा, इतना कहाँ पैसा खर्च करेगा। और दोस्तों, इसी एक्ट के सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में लिखा है कि ये जो सर्वे कराएगा वक्फ बोर्ड, इस सारे का पैसा भी सरकार देगी, वक्फ बोर्ड नहीं देगा। और अगर एक बार उसने सर्वे कराने के बाद उसकी आंख आपकी जमीन पे पड़ गई और उसने इसको हड़पने का पूरा मूड बना लिया, तो वो आपको एनक्रोचर डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद वो आपको नोटिस नहीं भिजवाएगा, वो सीधा डीएम को कहेगा, और यही सेक्शन 52 और 53 में लिखा है कि वो जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहेगा कि इन्होंने मेरी जमीन हड़पी हुई है, और वहां से आपको बेदखल करवाया जाएगा, पुलिस से लाठी मार के भगाया जाएगा अपने खुद के घर से। और जो भी डीएम है उनको इनकी बात को मानना ही पड़ेगा, वो गुलाम है इनका, पूरा सिस्टम इनका गुलाम है। तुम 100 करोड़ की आबादी होके, सच्चे होके अपने घर से, अपनी प्रॉपर्टी से लाठी मार के निकाले जाओगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर आप किसी सरकार को कोर्ट में चैलेंज करते हो तो आपको उसको नोटिस भेजना होता है कि हम आपको कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, तो आप अपनी तैयारी रखिए। इसी एक्ट का सेक्शन 89 कहता है कि अगर आप वक्फ बोर्ड को भी चैलेंज करते हैं तो आपको उसको भी नोटिस भेजना पड़ेगा। क्यों भाई, तुम सरकार हो, तुम आलमगीर हो, ये लोकतंत्र चल रहा है, शरिया चल रहा है। अगर आपको अपनी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा किया है और उसको क्लेम करना है कि इसने मेरी जमीन के ऊपर कब्जा किया है, तो आपको 10 साल के अंदर अंदर करना होता है। पर इस एक्ट का सेक्शन 108 कहता है कि आपको जब भी करना है, कोई 10 साल नहीं 50 साल हो जाए, उसके बाद भी आप क्लेम कर सकते हो। खुली छूट है सरकार की तरफ से, जितना हड़प सकते हो हड़पो और दूसरी मुगल सल्तनत दोबारा लौटा दो। यहाँ पे इतनी खुली छूट मिली हुई है। इसी सब का नतीजा है कि आज डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अकेले दिल्ली में 6000 करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। इतना सब होने के बाद भी सब कहते हैं कि अल्पसंख्यक बड़े बेचारे बहुत गरीब हैं और सरकार भी पैसा उड़ाई जा रही है। अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे 90% पैसा
जो 20 करोड़ से ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है उनके ऊपर उड़ाया जा रहा है, और जो बाकी हमारे बेचारे माइनॉरिटीज हैं, बुद्ध हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, उनको कुछ नहीं मिल रहा। अब अगर इतना सुनने के बाद भी आपके कानों से खून नहीं आ रहा है तो एक लास्ट और प्रोविजन बता देता हूँ। सेक्शन 101 कहता है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, हर आदमी, यहाँ तक कि जो एक मुतावली है, वो होता है जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाता है, सारे के सारे लोगों को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा और सबको पब्लिक सर्वेंट को जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो सारी की सारी मिलेंगी। मतलब आने जाने का खर्चा से लेकर जितने भी खर्चे होते हैं, सारी पब्लिक सर्वेंट की फैसिलिटीज उस आदमी को मिलेंगी। जिन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को अभी मोदी कैबिनेट से बाहर निकाला गया है, उन्हीं ने इसी सरकार में रहते हुए एक प्रोविजन किया था कि अगर वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पर एक हॉस्पिटल या स्कूल बनाता है जिसमें एक्सक्लूसिवली मुसलमानों को वो रखेगा, जैसा कि ज्यादातर वो करते हैं, तो उसके बाद भी जितना इसका सारा कंस्ट्रक्शन का पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा कौन बियर करेगा? सरकार बियर करेगी, टैक्स पेयर के पैसे से जाएगा। 2019 में एक सीए आता है जिसमें प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात की जाती है, और उसके ऊपर पूरे भारत में दंगे होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भारत को बदनाम किया जाता है और इंडिया इंटॉलरेंट हो जाता है। पर 1995 का ये वक्त एक्ट आता है जिसके 27 साल बाद भी भारत लगातार सेकुलर बना रहता है। यही विडंबना है।